welcome to Vinayaka by Mansi. So today we will do class 11th history chapter 3 nomadic empires. अब इस चैप्टर में नोमैड्स क्या होते हैं पहले ये जानना हमें ज़रूरी है। नोमैड्स उन्हें कहते हैं जो खाना बदोश लोग होते हैं। देखे होंगे ना अपने बंजारे जो आप आज के टाइम में देखते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाके रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, मतलब कोई फिक्स्ड रेजिडेंस नहीं होता उनका। तो जो इस टाइप के लोग थे उनका जो साम्राज्य था पास्ट में, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एक लार्जेस्ट एम्पायर जब हम बात करें नोमैड्स का तो वो होता है मंगोल एम्पायर। ठीक है, मंगोल्स जो ट्राइबल नोमैड्स थे उनसे मिलकर बनाया था इन्होंने एक एम्पायर। उसके बारे में हम डिटेल्स सारी जानेंगे, कौन था इंसान वो जिसने ये एम्पायर इस्टेब्लिश किया, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। इतना क्या इसमें स्पेशल था जो इसको वर्ल्ड का बहुत लार्जेस्ट एम्पायर माना जाता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला। देखते हैं भाई, मंगोल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये ना सेंट्रल एशिया में ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड था एम्पायर, क्योंकि ये नोमैड्स उसी एरिया में उस टाइम पर जिनकी हम बात करें मंगोल्स की, वो वहाँ पर घूमते थे, तो वहाँ उनका एम्पायर था। अब जो लीडरशिप थी वो किसकी थी? चंगेज़ खान की। ये रहा, देखो ये बंदा, ये इतना पावरफुल, इतना क्रूअल बंदा था। इसकी आप अब डिटेल्स अब जब पढ़ोगे आपको समझ आएगा भाई क्या समझदार बंदा था और कितना ज़्यादा क्रूअल भी था। इसने कितना गलत भी किया लोगों के साथ। बट एक बात है कि इसने मेमोरेबल एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया था जो कभी किसी ने नहीं किया उस टाइम पे। ना तो कोई टेक्नोलॉजीज़ थी ना कुछ था, फिर भी इसके पास इतना दिमाग था। ऐसे ऐसे तो इसने यूनिक लॉज बनाए। और पता है जब नोमैड्स की हम बात करते हैं, एक जगह नहीं रहते, वो रेजिडेंस परमानेंट नहीं होता। और ये जो एम्पायर था मंगोल्स का, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही तरीके की ट्राइब से मिलके बना था। ये बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स थी, उनसे मिलकर बना था, उनको जोड़ के रखा इस बंदे ने। इतने अच्छे से ये सबको साथ में लेकर चला। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो यहाँ पर बड़े अच्छे से इसने अप्लाई किया। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस वीडियो के थ्रू आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनो और इन्जॉय करो। और पीडीएफ आपको नोट्स की चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अब जब बात करते हैं इसकी मंगोल एम्पायर की, तो ये एक जगह पे एक कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं था, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल था। यूरोप और एशिया दोनों में ये फैला हुआ था, जिसे यूरोप और एशिया को मिला के हम बोलते हैं यूरेशिया। मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। और क्या एक इसके कुछ शॉर्ट में फीचर्स कर लेते हैं। पहले क्या थी इसकी क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस एम्पायर की एक बात थी, ये बहुत हम्बल एम्पायर था जो उस टाइम पर और एम्पायर थे उसके कंपैरिजन में लेस कॉम्प्लेक्स था। मतलब सिंपल तरीके से चीज़ें होती थी, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं थी। सोशल और इकोनॉमिक वर्ल्ड में भी ईजीली सिंपली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होते थे। फियरसम मिलिट्री, जो इसकी मिलिट्री पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी भाई इस एम्पायर की। क्योंकि किसी भी राजपाट में, किसी भी साम्राज्य में एक आर्मी होती है जो उसकी पावर डिफाइन करती है सही मायनों में। अगर आर्मी स्ट्रांग है तो वो भाई एम्पायर कायम रहता है। कोई उसमें आके अटैक भी करेगा तो आर्मी तो प्रोटेक्ट करेगी ना, राजा तो जाके अकेला लड़ नहीं लेगा। आर्मी इसलिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और इस बंदे ने अपनी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रखी थी। और जो गवर्नेंस थी, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करता था, हर चीज़ का ध्यान रखता था, अपने एम्पायर में गवर्न करता था जो भी, तो वो बहुत एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड मैनर में होता था। कोई ऐसे नहीं कुछ ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है, केओस है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तरीके से सारे काम होते थे इस एम्पायर के अंदर। ठीक है, ये तो हो गए इसके कुछ फीचर्स। और अब हम बात करते हैं कि जब हम मंगोल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, ये चंगेज़ खान है, देखो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? अभी तक हिस्ट्री के जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े, कहीं हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है इन्फॉर्मेशन, कभी कुछ रिमेन्स रह जाते हैं, कहीं कुछ बर्तन पुराने रह जाते हैं, खुदाई होती है, आर्कोलॉजिस्ट करते हैं तो उनसे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कभी उनकी स्क्रिप्ट से, लैंग्वेज से, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब यहाँ की बात हम करते हैं तो लिटरेचर उस टाइम पर इतना नहीं था। एक तो ये बंदे एक जगह कहीं टिकते नहीं थे, ड्वेलर्स थे, तो लिटरेचर भी ये ढंग से रिटेन नहीं कर पाए। तो हमें नॉलेज जो है नोमैडिक एम्पायर की लिटरेचर से तो बहुत कम मिली। बाद में जो लोगों ने अपने जो यहाँ पे घूमने गए होंगे,
ट्रैवल करने जाते हैं। उन्होंने मंगोल एम्पायर के बारे में जो भी चीज़ें समझी अपने उसमें लिखा, ट्रैवलॉग्स में क्रॉनिकल्स लिखे गए। और जो मंगोल मास्टर्स थे उस टाइम पर, उनकी जो सेवा करते थे बंदे, अगर वो बाद में रहे तो उन्होंने कुछ बातें लिखी। और डॉक्यूमेंट जो सिटी में रहने वाले लोगों ने लिखे बाद में इस पे, उनकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। मतलब उस टाइम के लिटरेचर की वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बाद में जो लोगों ने ऑब्जर्व किया उसकी वजह से। और एक बात बताओ, जो उस टाइम पर ज़्यादा मिलती है इन्फॉर्मेशन, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है या बाद में? देखो, बाद में हम तो किसी चीज़ को सही समझेंगे, दूसरा किसी चीज़ को गलत। तो प्रॉपर बायस्डनेस तो इसमें हो सकती है भाई, कि कोई किसी के फेवर में बोल रहा है क्योंकि उसे वो सही लगता है, गलत लगता है। तो हमें पता नहीं ना असली में सच्चाई है क्या, बट कहीं ना कहीं एक अंदाजे से हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है मंगोल एम्पायर के बारे में। और जो पता है, जो बंदों ने मंगोल मास्टर्स थे जो उस टाइम पर उनकी सेवा की, वो तो अलग अलग रिलीजन के भी थे, जैसे कि बुद्धिस्ट भी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, कॉन्फ्यूशियन हो गए। कॉन्फ्यूशियन ये ना, ये देखो प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगी तो आप देख लेना, बट ये लिखा इसमें नोट्स में बिल्कुल करेक्टली है। टर्किश थे, मुस्लिम्स थे, तो ये सारे रिलीजन के लोग थे जिन्होंने उनको सर्व किया हुआ था। तो इन्होंने भी बाद में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, कैसे भी लिख के, या क्रॉनिकल्स हुए, ट्रैवलॉग्स हुए, घूमने गए जो कई लोग इनमें से। अब नोमैड्स जो है उनको पता है प्रिमिटिव बारबेरियंस के नाम से भी बोला जाता था। बताइए क्यों बारबेरियंस? देखो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था जब, तो वो टर्म ऐसी होती थी, उनके लिए यूज़ करते थे जो बड़ा परेशान करते थे, जिनको रहने के तरीके ही नहीं थे, अनसिविलाइज से बंदे। जर्मनिक ट्राइब्स के बारे में यूज़ किया था ना उन्होंने, जो तंग करी थी जर्मनिक ट्राइब्स, बार बार लड़ रही थी पिछले चैप्टर्स में। तो यहाँ पे नोमैड्स के लिए ये यूज़ हो रही है बारबरियन टर्म। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले की, जो स्टार्टिंग की होती है। तो कैसे, एक तो इनको अनसिविलाइज्ड माना जा रहा था, बच्चों की तरह बिल्कुल शोर मचाने वाले, रहने के कोई तरीके नहीं, क्रूअल, बहुत ज़्यादा ग्रीडी, घमंडी, इस टाइप के लोग माने जाते थे नोमैड्स को। लेकिन भाई जंगेज़ खान ने जो किया वो तो बस आप देखोगे अभी क्या क्या किया। वैल्यूएबल रिसर्च। अच्छा, अभी तो हमने ये बातें कर ली कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन हुई, तो मिली हमें। अब रिसर्च भी तो हुई, कई लोगों ने करी, जो स्कॉलर्स थे उसमें से रशियन जो स्कॉलर्स थे वो किस टाइप की रिसर्च करते थे? सर्वे करते हैं ना, जैसे हर लोगों से पूछ के कि क्या था क्या नहीं था, एकदम ग्राउंड लेवल पे उतर के सर्वे बेस्ड रिसर्च करी, जो कि इसने 18th और 19th सेंचुरी के अराउंड इन लोगों ने शुरू करी। जब उस टाइम पे ज़ार निकोलस था ना, जो उसकी रिजीम कहाँ चलती थी? सेंट्रल एशिया में। और मंगोल एम्पायर भी कहाँ पे था? मेनली सेंट्रल एशिया में। तो इस टाइप के बंदे थे वहाँ पे लेटर ऑन, और इन्हीं से सर्वे करके इन्फॉर्मेशन रशियन स्कॉलर्स ने गैदर करी। और कुछ अलग बंदे आते हैं मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। उन्होंने मंगोल एम्पायर को पता है कैसे, किस नज़रिए से देखा? उन्होंने देखा कि पहले जो ट्राइबल लोग थे, जहाँ फ्यूडलिज्म चलता था, फ्यूडलिज्म तो आपको पता ही चुकी हूँ मैं, पहले लॉर्ड्स को जो सर्वेंट्स होते हैं, लॉर्ड मास्टर का रिलेशनशिप होता है, वही एक्सप्लॉयटेशन होती है बहुत ज़्यादा, उस टाइप का सिस्टम था, मोड ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन उससे फिर बाद में जो चेंजेस आए, एक ट्रांजिशन फेज जो आया इन ट्राइब्स में, उसके बारे में बात करते हैं। ये उसको मंगोल एम्पायर को ऐसे देखते हैं कि पहले ये एम्पायर ऐसा था, फिर ऐसे ट्रांजिशन आया कुछ ट्राइब्स में। अब क्या ट्रांजिशन आया, ये समझते थे कि पहले तो एक सोसाइटी ऐसी थी जहाँ पे कोई क्लास मैटर ही नहीं करती थी कि कोई किस क्लास से रिच है या क्या है, लॉर्ड है या मास्टर है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। लेकिन बाद में क्या ट्रांजिशन आया, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए लोगों के बीच में, जैसे लैंड लॉर्ड्स अलग हो गए, पीजेंट्स अलग हो गए, इनकी रिलेशनशिप में डिफरेंस अलग हो गए। तो मतलब एक सोसाइटी जो पहले क्लासलेस थी वो बाद में फुल ऑफ क्लास डिफरेंसेस हो गई। ये ट्रांजिशन हुई ट्राइबल्स के बीच में मंगोल एम्पायर में। ये मार्क्सिस्ट देखते हैं ऐसे, ठीक है। और स्कॉलर्स है कुछ फेमस, ये लिखा हुआ नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बोरिस याकोवल, ये क्या लिखा है, याकोवलेविक व्लादिमीर्स्टोव, ये रशियन है। व्लादिमीर पुतिन है ना वहाँ का वो प्रेसिडेंट, उसके नाम से पता चल रहा है। ये देखो रशियन स्कॉलर है, इसने भी रिसर्च की नोमैडिक कल्चर, लैंग्वेज और सोसाइटी के बारे में, ठीक है, कैसे रहते थे वो। देखो ये लोग बंजारी और चाइनीज़, अरेबिक, पर्शियन सोर्सेस भी है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि कुछ वो लिखे होते हैं ना, अकबरनामा, ये सब लिखे होते हैं जिनसे हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसी मंगोल के बारे में भी लिखे हुआ था। ये देखो कुछ पर्शियन सा नाम है ये, इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, ये सब सोर्सेज है इससे रिलेटेड। और कुछ अब बात करते हैं एग्जैक्ट जंगेज़ खान के बारे में। ये तो आ गई सोर्सेज की बात। अब जंगेज़ खान ने क्या किया भाई वो जानते हैं। ये एक न्यू पॉलिटिकल पावर थी, ये तो सबको ही पता है। जंगेज़ खान जैसे ही वो आया
उस टाइम के जितने भी ग्रेट एम्पायर्स थे यूरेशिया में उनको लगा डेंजर, उन्हें खतरा लगेगा भाई जब कोई पावरफुल इंसान आएगा। तो इस बंदे ने क्या किया, मैंने बताया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जितने भी मंगोल के लोग थे, मंगोलिया जो आज कंट्री है वहाँ के लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, अब अलग अलग ट्राइब्स तो अलग अलग कल्चर की है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, इस बंदे ने सबको यूनाइट किया, इकट्ठे किया, मतलब यूनिटी रखी, एकता रखी। और ये अपने आप को ऐसे बताता था कि मेरे को तो भगवान ने बोला है कि जाके तू वर्ल्ड पे राज कर, मेरे को तो भगवान ने भेजा है ये काम करने के लिए। मतलब भगवान का सहारा लेके भी खुद की पावर को, हर अपने काम को डिफाइन करता था कि जस्टिफाई है जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो भगवान से ये परमिशन लेके आया हूँ कि मैं तुम पर राज करूँगा। और बट देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी इसने बस आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखने में ही बिता दी, लेकिन इम्पैक्टफुल बहुत ज़्यादा था, डेंजरस बहुत ज़्यादा था। इसने जो इमेज बनाई थी ना भाई, अपनी पूरा भौकाल था। हिज होल्ड ओवर मंगोल ट्राइब्स एंड कैंपेनिंग टू चाइना, अफगान, ईरान, रशिया एट्सेट्रा टू क्रिएट लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या चाहता था कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर बनाऊँ, जो मेरे नाम से भी लोग कांपे, डरे, और बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड पे मैं क्या करूँ, राज कर लूँ। और ये कैंपेनिंग भी करी इसने जाके कहाँ पे, चाइना में, अफगान, ईरान, रशिया, तभी तो वर्ल्ड में जो मेजर जगह हैं यही हैं, तो यहाँ इसने कैंपेनिंग करी। अब ऐसी कैंपेनिंग आसान सी तो होगी नहीं, सिंपल सी शांतिपूर्वक हो और लोग डर जाएंगे। कैंपेनिंग में लड़ाइयाँ हुई पूरी भयंकर वाली, ये देखो कैसी लड़ाइयाँ हैं कैंपेनिंग, ये वाली कैंपेनिंग की बात हो रही है, पोस्टरों वाली नहीं। इसने भाई खूब वो करी। लेकिन जब ये मर गया ना, उसके बाद जो इसके डिसेंडेंट्स थे, जो उसके वो थे बाद में होने वाले, इसकी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो लोग थे, इनके पोते, बेटे, जो भी वट एवर डिसेंडेंट्स थे, इन्होंने ये जो चाहता था लार्जेस्ट एम्पायर स्टैब्लिश करना, जो कि इसने मोस्टली कर ही दिया था, उसको आगे कैरी भी किया इसके डिसेंडेंट्स ने। ये नहीं है कि ये तो मर गया फिर इसके बाद इसका एम्पायर ख़त्म हो गया, इसके डिसेंडेंट्स ने भी उसको कायम रखा पूरी तरह से। लाइक चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, बट उसने उसकी विजन को लेकर चले इसके डिसेंडेंट्स। अब उन्हीं में से एक डिसेंडेंट्स में था इनका ग्रैंडसन मोंग के 1251 से 16 टाइम की बात है। इसने जो लुई 9 था, फ्रांस का मोनार्क होता है ना, लुई 16 वगैरह वगैरह, ऐसे लुई 9 था, उसको धमकी दी। और पता है क्या बोला, इन हेवन देयर इज़ ओनली वन एटर्नल स्काई, ऑन अर्थ देयर इज़ ओनली वन लॉर्ड जंगीज़ खान द सन ऑफ हेवन। मतलब जंगीज़ खान को ऐसे बता दिया कि यही है एक धरती पे राज करने वाला लॉर्ड, और कोई नहीं है, बस इकलौता यही है। जैसे हेवन में एक ही स्काई है, एक ही आकाश है, वैसे धरती पे एक ही जंगीज़ खान है, स्वर्ग का बेटा है, सन ऑफ हेवन। और ऐसे ही बहुत लोगों को ना ये ऐसे थ्रेट्स देते थे इसके डिसेंडेंट्स, मतलब पावरफुल। और ऐसा बात नहीं है बस बोल बोल के रह जाते थे, अपनी पावर दिखाते भी थे, लड़ते थे बड़े हार्शली, ताकि लगे हाँ भाई डर बने लोगों के अंदर। तो जब भी तो डेंजर लगा बाकी के एम्पायर्स को, एक जगह धमकाया, दूसरे वाले अपने आप डरेंगे ही डरेंगे। तो अदर ग्रैंड सन जैसे कि बटू, इसने क्या किया, जो रशियन लैंड्स थी मॉस्को तक की, जो मॉस्को आज रशिया की कैपिटल है, उसको तहस नहस कर दिया, डिवास्टेट कर दिया बिल्कुल। पोलैंड और हंगरी को हड़प लिया, और वियना की जो जगह है उसके आउटसाइड भी जाके कैंपेनिंग करी। मतलब पूरा एक्सपैंड कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे, चीज़ें लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ताकि पावर अपनी इस्टेब्लिश कर पाएँ वहाँ पे। अब 13वीं सेंचुरी में आके क्या होता है, जब तक आते आते इनकी पावर ऐसी हो गई ना कि ऐसा लगा कि भाई पूरी जो यहाँ पे पावर है ना पूरी विश्व में, वो सिर्फ मंगोल्स की है, सिर्फ जंगीज़ खान का ऐसा डर बना हुआ था। एटर्नल स्काई सीम टू बी ऑन द साइड ऑफ मंगोल्स। लोग समझने लगे कि थे भगवान भी इन्हीं की तरफ है, सच में भाई भगवान ने भेजा है इसको यहाँ पे हम पे राज करने के लिए, क्योंकि ये इस्टेब्लिश ही ऐसे कर रहे थे लोगों के दिमाग में चीज़ें कि भाई मैं तो भगवान से परमिशन लेके आया हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो लोग भी ये कहीं ना कहीं मानने ही लग गए थे जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी। अब चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप ये जैसी जगह थी, इन्होंने जंगीज़ खान के जो कॉन्केस्ट थे उसको देखा जैसे रैथ ऑफ गॉड। मतलब जैसे जैसे ये लड़ रहा था जहाँ जहाँ जाने के लिए, लोगों ने इसको देखा जैसे कि भगवान गुस्सा हो जाता है ना, जब भगवान करता है गुस्सा दिखाता है अपना, तो लगता था इनको कि जंगीज़ खान आ रहा है, ऐसे कर रहा है, ये तो भगवान गुस्सा है हमसे इसलिए ये सब हो रहा है। और उन्हें लगता था कि भाई अब क़यामत का दिन आने वाला है, बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। उस तरीके से लोग पता है चीज़ें को देखने लग गए थे। इतना ज़्यादा डर था इसका जंगीज़ खान का, लोग ऐसे डरते थे, दहशत बनी हुई थी उनके मन में। वैन जंगीज़ खान कैप्चर्ड बुखारा, एक जगह है, जब उसको कैप्चर किया तो उसने पता है क्या बोला जंगीज़ खान ने, एक असेंबली सी होती थी लगाई उसने रिच लोगों की, और एक फेस्टिवल ग्राउंड जहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ पे इकट्ठा किया और बोला
आई एम द पनिशमेंट फॉर योर सिंस, मतलब जो तुमने पाप किया है ना उसकी पनिशमेंट हूँ मैं। मेरे को भगवान ने भेजा है तुम्हें पनिश करने के लिए। अगर तुमने पाप नहीं किए होते तो मैं तुम्हें पनिशमेंट के रूप में, भगवान मुझे थोड़ी भेजता तुम्हारे पास। तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे जो मैं तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। तो ये सब बातें इसने बोली। और जंगीज़ खान के बारे में बात करते हैं कि इतना बड़ा इस्टेब्लिश करना एम्पायर क्या इजी था, वो भी किस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पुअर टेक्नोलॉजी थी, कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाती थी। फिर भी देखो कितनी अच्छे लेवल पे इसने यूनिटी रखी कि आगे तक चीज़ें इस्टेब्लिश रही, इतना एक्सपैंड किया एम्पायर को। एक तो बात ये थी कि इसमें कॉन्फिडेंस था खुद में, ये डरपोक राजा तो था नहीं। अवेयरनेस ऑफ मोरल्स, इसके जो सिद्धांत थे खुद में जो ये सही समझता था। पहली बात तो ये बोलता था कि मेरे को भगवान ने भेजा है भाई आप पे रूल करने के लिए, और भी जो ये करता था उसको जस्टिफाइड मानता था। इसको पता था कि मेरे को क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, किसी और के कहने से ये नहीं चलता था। इसको अवेयरनेस थी अपने मोरल्स की। दूसरा डिवाइनली डिस्पेंस्ड राइट टू रूल, ये तो मैंने बता ही दिया कि भगवान ने मुझे भेजा है रूल करने के लिए, मेरे को तो भगवान से परमिशन लेके आया हूँ। तो क्या बंदे को अपने सही काम और गलत काम तो सारे जस्टिफाइड लगेंगे। ये तो इसने सोचा हुआ था इसलिए इस्टेब्लिश कर पाया। अब जानते हैं कि उस टाइम पे सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड किस टाइप का था। थोड़ा थोड़ा तो आप समझ ही चुके हो कि डाइवर्सिटी थी फिर भी यूनिटी थी। अब क्यों यूनिटी थी कि लैंग्वेजेस की सिमिलैरिटी थी कि इस टाइप के, चलो बैकग्राउंड अलग है लेकिन लैंग्वेज हम सेम बोलते हैं, तो वो आपस में एक साथ यूनिटी सी मानते थे लोग। अलग ट्राइब के लोग हैं मगर कुछ लैंग्वेज दोनों ट्राइब वो सेम ही बोल रही है तो यूनिटी सी लगती थी। तो ये लैंग्वेजेस देखो वेस्ट साइड पे तो टर्किक ट्राइब्स थी और ईस्ट साइड्स पे थी टाटार्स, खिटान एंड मैंचूस। ये भाई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है बट ये लिखा ठीक है। इसकी ये वाली लैंग्वेजेस बोली जाती थी। इस बेसिस पे यूनिटी थी, ईस्ट में इस बेसिस पे टाटार्स, खिटान एंड मैंचस, एंड वेस्ट में टर्किक ट्राइब्स थी। अब पेस्टोरलिस्ट बहुत थे उस नोमैडिक, जो भी ये एम्पायर की हम बात करें, मतलब पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, जो चरवाहे होते हैं ना, जो अपने जानवरों को चराते हैं। ये देखो ये पेस्टोरलिस्ट थे उस एम्पायर में। ऐसा बैकग्राउंड था, हम सोसाइटी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं ना। और हंटर और गैदरर से जो शिकार करते थे उस टाइप के लोग थे हैं। तो जो कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, स्टेपेस में। जैसे स्टेपेस क्या होता है, जो घास का बड़ा सा मैदान होता है ना, जैसे ये है, ऐसे चलते रहते थे क्योंकि चराते थे कि जहाँ पे अपने जानवरों को पहले कुछ दिन यहाँ रुक गए, फिर आगे गए वहाँ रुक गए, जब भी तो नोमैड्स हैं ये। तो सेंट्रल एशिया में थे, ये भी मैंने आपको बता दिया, जो आज के टाइम में मंगोलिया जिसे हम बोलते हैं। और जो हंटर और गैदर थे ये मेनली थे साइबेरियन फॉरेस्ट के नॉर्थ में, और पेस्टोरलिस्ट थे मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया, ये स्टेपे ऑफ सेंट्रल एशिया में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो स्टेपे था इतना बड़ा, ये एक बड़ा सा लैंडस्केप था, वाइड हॉरिजन्स थे, रोलिंग प्लेन्स थे। देखो कैसी जगह थी, ऐसी जगह थी। स्नो कैप्ड एटलाई माउंटेन्स इन द वेस्ट, और वेस्ट साइड पे पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे जिसे एटलाई माउंटेन्स का नाम था, जिनका एरिड गोबी डेजर्ट एक डेजर्ट था, मतलब वही रेगिस्तान जिसका नाम था गोबी डेजर्ट, जो कि साउथ में था। और वो ड्रेन किससे हो जाता था, और ये अनियन नहीं है, ये इसका नाम कुछ और है, मैं आपको एक मिनट बताती हूँ। ये है ओनोन रिवर एंड सेलेंगा रिवर, जो इस डेजर्ट को कभी कभी पानी दे देती थी, ड्रेन कर देती थी, कभी कभी ज़्यादा ही। तो एंड मैरियाड स्प्रिंग्स जब आते थे यहाँ पे बसंत ऋतु, फ्रॉम द मेल्टिंग स्नोज ऑफ द हिल्स, फिर जब हिल्स जो पहाड़ है वहाँ से स्नो मेल्ट होती थी तो ये डेजर्ट पूरा ड्रेन हो जाता था पानी से। नॉर्थ और वेस्ट में थे जो हिल्स बताया ना, अभी वेस्ट साइड पे थे एटलाई माउंटेन्स। तो ऐसे ऐसे ही इस डेजर्ट का काम चल जाता था और ये नोमैड्स के काम आ जाती थी जगह, यहीं ये घूमते रहते थे। और हंटर और गैदरर्स की बात करें, जो पेस्टोरलिस्ट थे दूसरे बंदे जो चरवाहे थे, और हंटर और गैदरर्स जो शिकारी थे, तो शिकारी जो थे वो ज़्यादा हम्बल थे पेस्टोरलिस्ट के कंपैरिजन में। ये ज़्यादा खड़ूस से थे और ये थोड़े ज़्यादा हम्बल थे। और ये पता क्या काम करते थे, अब जो शिकार कर रहे हैं वो क्या ही काम कर लेंगे, फर्स जो होते हैं जो कि एनिमल की स्किन से निकलते हैं उसका ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, जो कि मोस्टली होता था समर मंथ्स में। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था वो पॉसिबल था पेस्टोरल रीजन में, लेकिन थोड़े ही टाइम के लिए, पूरे साल में कोई ऐसा क्लाइमेट बस थोड़े टाइम के लिए होता था कि एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाए। इसलिए ना मंगोल्स ने कभी फार्मिंग ज़्यादा
करी ही नहीं। इनका काम ही था ये चरवाहों को, ये लाइफ स्टॉक में मतलब जानवरों को चराना और शिकार विकार करना। एग्रीकल्चर का सिस्टम ज़्यादा इस एम्पायर में था नहीं, इस वजह से, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए क्या ही एग्रीकल्चर पे ये रिलाई करेंगे। दे कुड नॉट, और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी बात तो जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे रहना पड़ेगा फिक्स्ड, और ये तो इधर से उधर जाने वाले इसीलिए थे क्योंकि काम ऐसा था। शिकारी क्या करेगा, एक जगह पे रह के तो शिकार कर नहीं सकता, उसे जाना पड़ेगा, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए। दे कुड नॉट सस्टेन डेंस पॉपुलेशन सेटलमेंट, एज अ रिजल्ट द रीजन पोजेस्ड नो सिटीज। अब ज़्यादा पॉपुलेशन में तो ये रह नहीं पाए इसी चक्करों में, क्योंकि फिक्स्ड जगह पे रहना पड़ेगा, उसको गवर्न करना पड़ेगा, तो पॉपुलेशन ज़्यादा एक जगह पे हो नहीं पाती थी, तो इसीलिए कोई सिटी इन्होंने पोजेस नहीं करी, कोई सिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया उस तरीके से। मंगोल्स रहते थे टेंट्स में, गर्स में, ट्रैवल्ड विद देयर हर्ड्स, हाँ अपने जानवरों के साथ ही ट्रैवल करते थे, और विंटर से लेके समर तक पेस्चर लैंड तक पहुंच जाते, क्योंकि समर में तो काम होता था इनका, क्योंकि हरी हरी घास उग जाती थी तो फिर उसके जानवर खाते थे, काम आती थी उनके, और विंटर में घूमते थे कहीं से कहीं तक। और रहते किस में थे, टेंट्स वेंट्स में। भाई टेम्प्रेरी तो बंदा टेंट्स में ही रहेगा ना, घर तो स्टैब्लिश्ड पक्के बना नहीं लेगा। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू पैट्रीलिनियल लीनिएजेस, मतलब पैट्रीलिनियल फादर की साइड की लीनिएज जो चलती है ना, दादा पोता, फिर वो मतलब फादर की साइड वाली लीनिएज वाला सिस्टम वहाँ पे था। रिच फैमिलीज थी जो वो बड़ी थी ज़्यादा, देखो अमीर होने के बाद भी फैमिलीज ज़्यादा बड़ी थी। अब स्मॉल फैमिलीज थी वो रिच ज़्यादा नहीं थी। देखो क्यों लार्जर थी, इतनी बड़ी क्यों थी, क्योंकि अमीर उसे ही माना जाता था जिसके पास एनिमल्स ज़्यादा है, पेस्चर लैंड ज़्यादा है, और फॉलोअर्स भी उनके बहुत थे, फॉलोअर्स इनके ज़्यादा थे। मोर इन्फ्लुएंशियल, अब जिसके पास पैसा है भाई उसकी पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस तो होगी, तो रिच फैमिलीज मोर इन्फ्लुएंशियल भी थी। और टाइम पर पता है नेचुरल कैलिमिटीज़ भी आती रहती थी, मतलब डिज़ास्टर्स आते रहते थे, या तो बिल्कुल ही ठंड पड़ जाती थी बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की, या बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता था। अब इस चक्कर में ना आपस में इनमें लड़ाइयाँ भी होती थी, पेस्टल लैंड्स के चक्कर में, कभी कोई किसी जगह पे जाके रेड मार रहा है लाइफ स्टॉक के चक्कर में, कोई लैंड झड़प रहा है, मतलब आपस में लड़ाई भिड़ाई भी चलती रहती थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ मंगोल्स एंड टर्किश ट्राइब्स मैच इन साइज ओनली। अच्छा, जो मंगोल्स और टर्किश ट्राइब्स थी, मैंने आपको बताया ना इस साइड पे वेस्ट साइड पे टर्किश ट्राइब्स भी थी, तो इनके बीच में ना बस एक कॉमन चीज़ थी, यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ कॉमन तो आपस में ढूंढते ही थे, तो ये साइज से कॉमन मानते थे एक दूसरे की ट्राइब्स को, कि ये जितनी बड़े मंगोल्स की ट्राइब है उतनी बड़ी टर्किश की ट्राइब्स है। और ये स्टिक टुगेदर एक साथ किसने करा इनको, एटिलिया नाम का एक बंदा था 5th सेंचुरी में, ये रहा, इसने इन दोनों को एक किया, स्टिच टुगेदर। फिर ये तब से मंगोल एम्पायर का ही हिस्सा हो गई, दोनों की दोनों ट्राइब से एक साथ हो गई, ठीक है। एटिलिया ने कर दिया इसको, अटीला ये रहा, देखो कैसे मुंह पे वो निशान लगे हुए हैं। जंगेज खान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था अब ये भी जान लेते हैं। इस बंदे का जो सिस्टम था ना अटीला का, जो टर्किश ट्राइब का रूलर टाइप्स था, लीडर था, उससे ज़्यादा अच्छा था भाई पॉलिटिकल सिस्टम जंगेज खान का, मंगोल्स का। मोर ड्यूरेबल, आगे लंबा चलने वाला, क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज इसने किया हुआ था सारा काम। इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर चाइना, जंगेज खान ने चाइना पे कंट्रोल कर रखा था, ईरान पे, ईस्ट यूरोप पे कर रखा था। इसकी इक्विपमेंट भी बहुत अच्छी थी, सुपीरियर थी अटीला के कंपैरिजन में, मतलब जो सामान ये यूज़ करते थे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था, जब भी तो आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और आर्मी को ना नॉलेज थी वेदर की और टेरेंस की, ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे, मतलब कुछ तो आर्मी होती है जो कहीं पर जा रही है लड़ने या कहीं भी ट्रैवल कर रही है कैंपेनिंग के लिए, तो उसे आइडिया ही नहीं लगा रही है कि आगे वेदर कैसा होगा, क्या कैसे होगा, तो उनको नुकसान भी होता था। लेकिन ये समझदार आर्मी थी इसकी, ये पूरी चीज़ों की नॉलेज रखती थी, कहाँ में जाना है, क्या करना है, कैसा वेदर होगा, उसी हिसाब से ये प्रिपेयर करके चलते थे। स्टेबल इनफ टू काउंटर, और इस तरीके से स्टेबिलिटी इसने बना रखी थी कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी को ये आराम से मैनेज कर सकते थे। और बड़े कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को भी देखो, जब इस मंगोल एम्पायर ने खुद को एक्सपेंड करा तो अलग अलग लोगों को कौन कर करा जीता, और वो अलग अलग इकोनॉमीज़ थी। कोई एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ थी जिनको कब्जे में ले लिया इन्होंने, कोई अर्बन सेटलमेंट थी सिटी जैसी, कोई अलग सोसाइटी थी अलग टाइप की, तो इतनी डिफरेंट चीज़ों को इसने एडमिनिस्टर करा। इस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम था, देखो इतनी डाइवर्सिटी को भी अच्छे से साथ में लेके ये चला, जो कि इनके खुद के मंगोल्स के कल्चर से बहुत ज़्यादा अलग ही थी, उसको भी ढंग से लेके चला। हॉर्स राइडिंग स्किल बहुत ज़्यादा था इनकी आर्मी में, ताकि स्पीडीली जल्दी पहुंच जाए कहीं पे, एक जगह से दूसरी जगह। जब हॉर्स राइडिंग नहीं होती थी उस टाइम पे हॉर्स ही काम में आते थे कहीं भी जाने के लिए, और कोई तो था नहीं कि प्लेन उठाया चल दिए। तो इस हॉर्स राइडिंग स्किल्स बड़े अच्छे थे इसकी आर्मी में, ताकि अच्छे से जा पाएँ कहीं भी। लेकिन रिसोर्सेज ना कम थे यार,
मंगोल्स एंड अदर सेंट्रल एशियन नोमैड्स ट्रेड एंड बार्टर विद चाइना। तो अब जब रिसोर्सेज कम है तो दूसरी जगह से ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, बार्टर मतलब एक्सचेंज करना पड़ेगा, वस्तु विनिमय, सामान के बदले में सामान, ऐसा चलता था। चाइना के साथ इन्होंने ट्रेड स्टार्ट करा नोमैड्स ने, मंगोल्स के। तो इन्होंने किस चीज़ में ट्रेड करा, बार्टर सिस्टम करा, आयरन के यूटेंसिल्स, जो लोहे के बर्तन होते थे उसका, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर यहाँ मंगोल्स के यहाँ पे तो होता नहीं था लेकिन चाइना में तो होता था। तो इन्होंने इस मामले में ट्रेडिंग करी चाइना से। और अब दिया क्या इनको बदले में, हॉर्सेस, फर्स वही जो एनिमल की स्किन से मिलते थे, उनको इसकी ज़रूरत थी, उन्हें ये मिल गया। इन्हें एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी, ट्रेड से इन्हें ये मिल गया। और ऐसा तो है नहीं जब दो कंट्रीज ट्रेड करिए तो कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से स्मूथली काम हो जाएगा। तो टेंशन्स भी होती थी, लड़ाई भिड़ाई होती थी, लेकिन दोनों अपनी मिलिट्री पावर दिखा दिखा के एक दूसरे पे प्रेशर क्रिएट करते थे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए दोनों अपनी मिलिट्री का यूज़ करते थे। ये देखो चाइना, कई बारी चाइना ने सफ़र भी करा इस वजह से, क्योंकि जो नोमैड्स होते थे कई बारी घुसपैठ कर देते थे, अलग अलग अपनी पॉलिसीज़ ले आते थे, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते थे, कभी फोर्टिफिकेशंस कर देते थे अपनी प्रोटेक्ट। फिर ये पता क्या करते थे चाइनीज़, बचने के लिए ना वो बना लेते थे किले से, ताकि हम प्रोटेक्शन रहे। और इसीलिए तो देखो इसका एग्जाम्पल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कितनी बड़ी दीवार बनाई थी ना, प्रोटेक्टेड रहे ताकि नोमैड्स घुस ना पाए। ये देखो कितनी बड़ी वो है, ये मॉन्यूमेंट है, आज भी लोग देखने जाते हैं, इतनी बड़ी दीवार। अब कैरियर जंगेज़ खान की जो हम बात करें, कैसे शुरुआत हुई वहाँ से जानते हैं। देखो ये पैदा हुए 1162 के अराउंड ऑन रिवर, जिसकी हम बात करें तो नॉर्थ मंगोलिया में है वहाँ पे। और इनका नेम जंगेज़ खान स्टार्टिंग से ही नहीं था, ओरिजिनल नेम ही थे, तो लोगों ने रखा जंगेज़ खान। इनका नाम था तेमुजिन, जो किसके बेटे थे, सन ऑफ यशुगेई, जिसका मर्डर कर दिया था इसके पापा का चीफ्टेन ऑफ कियात ने। एक बंदा था कियात का, एक ग्रुप था कियात, उसका जो लीडर था उसने इसके पापा का मर्डर कर दिया था, जो कि कहाँ से रिलेट करता था, बोर्जीगिड क्लैन से। अलग अलग क्लैंस होते हैं ना, जैसे ग्रुप्स होते हैं एक सोसाइटी में, उसे क्लैन बोलते हैं। डिफरेंट क्लैंस जो होती है जिससे वो बिलोंग करते हैं, डिफरेंट, कि मैं इस क्लैन से बिलोंग करता हूँ, मैं इस क्लैन से, ट्राइबल्स में होती है ये चीज़ें। तो भाई इसने इसके पापा का मर्डर कर दिया, तैमूजिन के पापा का, जंगेज़ खान के पापा का, ये गुसाई का। अब माँ बेचारी अकेली, जिसका नाम था ओएलुन एके, उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला, जिसमें ये तैमूजिन था, जंगेज़ खान था, और उसके स्टेप ब्रदर जिससे भी दूसरे से शादी करी, तो उसके भी बच्चे हुए होंगे, तो उनको भी इसने बड़ी मुश्किलों से पाला। ग्रेट हार्डशिप, ईजी नहीं था इसकी माँ के लिए इनको पालना। आफ्टर हिज मैरिज, और जब इसकी खुद की मैरिज हुई तो इसकी बीवी जिसका नाम था बोटे, उसको किडनैप कर लिया गया। फिर ये बेचारा लड़ा उसको रिकवर करने के लिए कि वापस ला पाऊँ, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इसने मुश्किलें झेली। लेकिन इसने एक चीज़ अच्छी की, इस दौरान इसने बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बनाए जो इसको आगे चल के जिन्होंने इसकी हेल्प की। पहला इसने एलाई बनाया, अपना जो साथी होता है वो बनाए, यंग बोगर्शू, जिसका बोगर्शू नाम ही पता नहीं कैसे कैसे। ट्रस्टेड फ्रेंड, जो इसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, विश्वास लायक फ्रेंड इसने बनाया। एक बनाया जम्मू का ब्लड ब्रदर, जिसको खून का भाई, खून का रिश्ता वैसा भाई बनाया। बाद में बाकी देखा जाए तो बाद में ये जो इसको दोस्त मान रहा है, यही इसके दुश्मन बन गए थे। जैसे ये जम्मू का बन गया था, एकदम दुश्मन, प्रॉपर दुश्मन बन गया था, लेकिन हार गया था, डिफीट कर दिया था जंगेज़ खान ने इसको। और रिस्टोर्ड ओल्ड अलायंसेस विद रूलर्स ऑफ कैरिट्स, टगरिल, ओंग खान एंड हिज फादर्स ओल्ड ब्लड ब्रदर। लेकिन और इसने क्या करा, जो इसके पहले के इसके पापा के कुछ रिलेशंस रहे होंगे उसको भी इसने वापस से रिस्टोर करा, जो बाद में इसके पापा के बाद नहीं मेंटेन हो पाए रिश्ते, इसने रिस्टोर करा, जिनमें ये बंदे आते हैं ओंग खान वगैरह। इसके पापा के भी कुछ खूनी रिश्ते थे, खूनी भाई थे, मतलब खून के रिश्ते वाले भाई, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करे इसने। जंगेज़ खान का कॉन्फिडेंस फिर इंक्रीज पता है कब हुआ, जब इसने जम्मू का को हराया। जब खुद का ही दोस्त जिसको इतना विश्वास करा था इसने, उसको हरा दिया, तो पावरफुल इसने खुद को माना, कॉन्फिडेंस आया इसके अंदर। लेकिन बाद में ये और भी ट्राइब्स के, जब भी तो कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो और ट्राइब से लड़ने बंदा जाएगा। और जैसे टाटार्स ट्राइब थी, कैरीट्स ट्राइब थी, ओंग खान था, इसको भी फिर इसने एक एक करके हराया। कॉन्फिडेंट तो आ ही चुका था इस बंदे में। फादर का पद जिसने मारा था वो टाटार ट्राइब्स से थे, इससे भी बदला ले लिया इसने। नायमन पीपल थे जो ये कैरीट्स, इनको भी हराया, ओंग खान को भी हराया, जो भी धोखेबाज निकले बताओ, पापा के रिश्तेदार होते हुए भी। प्रोक्लेम्ड ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स विद टाइटल जंगेज़ खान। अब जाके मिला इसको जंगेज़ खान का टाइटल, द ग्रेट खान, ओशियनिक खान, यूनिवर्सल रूलर। वाह वाह क्या नाम है।
डोमिनेंट पोजीशन रिकॉग्नाइज्ड एट एन असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टेंस। जो मंगोल के सरदार होते थे ना, चीफ्टेंस यानी कि सरदार जो होते हैं एक उसके ट्राइब के, बोलते हैं ना एक सरदार, ये हमारा सरदार है, उन बंदों की असेंबली में इसको रिकॉग्नाइज किया कि इसका नाम है जंगेज़ खान, ये है ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स। तब से इसका एक इस्टेब्लिश हो गया नाम पूरा प्रॉपर। रीऑर्गेनाइज मंगोल पीपल, फिर इसने क्या करा, जब इसको पता चला, अथॉरिटी आ गई प्रॉपर, दोबारा से ऑर्गेनाइज की चीज़ें, लोगों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा, जैसे काम होता था अब नए तरीके से, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि अब ज़्यादा इफेक्टिवली डिसिप्लिन आ गया मिलिट्री फोर्स में, और ज़्यादा इफेक्टिवली अच्छे से काम होने लग गया, तो सक्सेस और ज़्यादा मिलने लग गई। जहाँ जहाँ लड़ने जाते थे ये कैंपेनिंग करते थे। लेकिन इन कैंपेनिंग जब भी करते थे ना, इनका पहला कंसर्न था कैंपेनिंग स्टार्ट में सबसे पहले कि हमें चाइना जीतना है। ट्रेड करते थे ना, वहीं जीत लेंगे तो सब कुछ उन्हीं का ही हो जाएगा, तो ट्रेड करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। अब चाइना को इन्होंने कॉन्कर करना था चाइना कॉन्कर करने के लिए चाइना को इन्होंने 2-3 पार्ट्स में ना डिवाइड करा। एक तो इसने मान लिया कि ये क्या है, हसिया पीपल ऑफ तिब्बतन ओरिजिन, मतलब तिब्बतन ओरिजिन के जो पीपल थे, एक तो उस ग्रुप को मान लिया इन्होंने। एक ये साइड है भाई चाइना की, एक मान लिया सुंग डायनेस्टी है जो वहाँ पे साउथ चाइना वाली साइड में, उसको अलग पार्ट को बांट लिया। एक था जर्चन जो चिन डायनेस्टी थी जहाँ पे नॉर्थ चाइना में फ्रॉम पेकिंग। ये 3 पार्ट्स में इसने चाइना को डिवाइड कर लिया कि ये पहले इसको कॉन्कर करेंगे, फिर इसको अलग अलग करके पूरा चाइना अपने हाथ में आ जाएगा। ये कब डिफीट करा, और इनको ये जो तिब्बत और ओरिजिन के थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस थी जो चाइना की, 1209 में 1209 में हरा दिया, ठीक है। और ये जो थे ये चिन डायनेस्टी, इसको कब करा, 1215 में। फिर इसको भी कर लिया साउथ चाइना को। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो इन्होंने बनाई थी, इसको ब्रीच कब करा, कब इसको लांग के चले गए मंगोल्स, घुस गए 1213 में। बताओ, इनकी फोर्टिफिकेशन का भी कुछ वो नहीं करा, फ़ायदा नहीं हो पाया। लॉन्ग बैटल्स चलती रही। अब देखो भाई, इतना बड़ा चाइना है, उसको कॉन्कर करना एक ईजीली तो हो नहीं जाएगा, तो बैटल तो लंबी चली, लेकिन जंगेज़ खान ने भाई स्टार्ट कर दिया था, सिस्टम पूरा बिठा दिया था, ऐसे लड़ना ऐसे जीतना है। फिर 1234 तक तो ये लड़ाई चली पूरी, लेकिन जंगेज़ खान बीच में ही आ गया था अपने घर वापस 1216 में, और जो अपनी मिलिट्री थी उसको बोल दिया चलो तुम ये जीत के ले आना। अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स बंदों को काम दे के ये आ गया था, वो लड़ रहे थे और जीत लाए भाई चाइना। 1218 में क्या होता है, डिफीट ऑफ कारा खिला है, ये खीटा है, कारा खिला, इसका डिफीट हो गया, इसको हरा दिया। मतलब बहुत सारे बंदों को हराते चले, उसकी बातें कर रहे हैं हम। टीन शान माउंटेन नॉर्थ वेस्ट चाइना में, वहाँ पे इसको हराया। अमू दरिया, स्टेट्स ऑफ ट्रांसोशियाना, ये क्या है, ख्वाराज़म एक्सेट्रा, ये जगह हैं डिफरेंट जहाँ पे डिफीट किया, लोगों को हराया। और ये ख्वाराज़म ये जगह है, यहाँ पे रूलर था सुल्तान मोहम्मद। ये तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था जंगेज़ खान के डर से, रेज से, गुस्से से। और ये क्यों डरा पता है, क्योंकि जब इसने मंगोल जो भी मंगोल्स जाते थे इस पे संदेशा लेके कि चल भाई आजा हमारे कब्जे में, आराम से शांति से आ रहा है, हम लड़े, तो उनको ये मार देता था मंगोल के एनवॉयस को जो भी आते थे इसके पास। तो फिर ये डर भी गया कि भाई मैंने मार तो दिया, अब मेरे को जंगेज़ खान का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और वो तो सबको पता ही था पनिशमेंट ऑफ गॉड था वो तो ये बहुत डरा था। ख्वाराज़म का ये जो रूलर था, क्या नाम था इसका, सुल्तान मोहम्मद। देखना कैसे लड़ रहे हैं। अब 1219 और 1221 के बीच में ग्रेट सिटीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, औत्रार, बुखारा, समरकांद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर, हेरात, ये सब मंगोल फोर्सेस के अंदर सरेंडर कर चुकी थी। बड़ी बड़ी सिटीज़ भी कैप्चर कर ली, बताओ मंगोल एम्पायर ने। जंगेज़ खान की पावर। टाउन दैट रेजिस्टेड, और जिसने भी मना करा इनके अंदर आने में कुछ तो सही है, इन्होंने तो सरेंडर कर दिया भाई लड़ने से पहले, भाई हमें मरना नहीं है, तुम अपना रूल कर लो हमारे ऊपर। तो और जिन्होंने मना करा उस टाउन्स को तहस नहस कर दिया गया, बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया गया। जंगेज़ खान ने बोला कि ऐसा कर दो, जो नहीं आना चाहते कि वहाँ पे कुत्ते भी ना बचे जिंदा, कुत्ते बिल्ली भी, इतना बुरा हाल कर दो, इतना वेस्ट लैंड कर दो कि किसी काम की जगह ना छोड़ो उसको। मंगोल्स इन परस्यू ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड इनटू अदर। अब सुल्तान मोहम्मद की जो बात हो रही थी, इसको वो करने के चक्कर में, हड़पने के चक्कर में इसका एरिया अज़रबैजान तक ये लोग पहुंच गए, जहाँ पे इन्होंने रशियन फोर्सेस को भी हरा दिया। जलाउद्दीन था
उसके चक्कर में ये अफ़गान और सिंध प्रोविंसेस में पहुंच गए, मतलब कहाँ कहाँ तक देखो पहुंच गए हैं लड़ने के लिए। अभी सिंध तो देखो अपनी इंडिया की साइड में आने को हो रहे हैं। फिर जंगेज़ खान ने ना मंगोलिया वापस जाना ही था उसको, कैंपेनिंग के बाद तो जाते ही अपने वहाँ पे। तो ये सोच रहा था कि नॉर्थ इंडिया से होते हुए, असम से होते हुए अपने घर जाऊँ, लेकिन जो यहाँ पे गर्मी होती थी, नेचुरल हैबिटेट की नॉलेज तो ये रखते ही थे, कहीं भी जाने से पहले इनकी आर्मी रखती थी। तो इस चक्कर में इसको पता चल गया कि वहाँ पे कैसा सिचुएशन और वेदर रहता है भाई इतनी गर्मी में, तो इसने अपना माइंड चेंज करा और चला गया, बच गई इंडिया। तो और लेकिन फिर बाद में ये कब मरा, 1227 में बेचारा मर गया। बाद में इसके डिसेंडेंट ने कैरी फॉरवर्ड करी चीज़ें। अब जंगेज़ खान के बाद चीज़ें कैसी थी वो जान लेते हैं। देखो एक तो टाइम पीरियड हम लेके चलते हैं 1236 से लेके 42 के बीच का, एक 1255 से लेके 13 सेंचुरी तक का। अब 1236 से 42 का जो टाइम है, यहाँ पे बहुत सारी इसने जो जगह थी वो गेन करी, जैसे बुल्गार की, पोलैंड, हंगरी एंड रशियन स्टेपेज। और 55 से 300 का जो टाइम है, 1255 से इसने चाइना को पूरा कैप्चर कर लिया, ईरान पूरा हड़प लिया, इराक, सीरिया, देखो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज। और फिर बाद में जाके स्टेबिलिटी आएगी जब सारी चीज़ें ये अपने अंडर ही कर लेगा तो, ड्यू टू इंटरनल सक्सेशन। अब ये यहाँ हो गई थी स्टेबिलिटी, लेकिन 1260 में क्या होता है, स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि आपस में ही ना ये जो इसके डिसेंडेंट्स थे वो राजा बनने के लिए, रूल करने के लिए लड़ने लग गए। मंगोल्स में लड़ाई सी होने लग गई कि हम रूल करेंगे, हम रूल करेंगे, क्योंकि जंगेज़ खान तो चला गया, अब गद्दी कौन संभालेगा इनकी। तो लड़ाई होने लगी, इंटरनल सक्सेशन होने गया। तो कई जगह पे इस वजह से इन्होंने डिफीट भी झेला। इजिप्टियन फोर्स थी जो इजिप्ट की, उनसे हार भी गए थे ये एक बारी। और ये इसको रीज़न माना जाता है डिफीट का, कि एक तो ये आपस में लड़ रहे थे, ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये, और ये जो इंटरनल लड़ाइयाँ हो रही थी इसकी, जोची एंड ओगोडेई लीड टू कंट्रोल द ऑफिस ऑफ ग्रेट खान, ये दोनों बंदे हो गए थे एक साथ के, हम कंट्रोल करेंगे ग्रेट खान का ऑफिस फर्स्ट 2 जनरेशन में। ठीक है, ये 2 बंदे जो थे इसी के मंगोल ट्राइब्स के, इन्होंने आपस में वो कर लेते हैं ना, एक ग्रुप बना लेते हैं, चलो हम दोनों मिलके रूल करेंगे, ग्रेट खान का ऑफिस हम संभालेंगे। ये रीज़न माना गया भाई, एक तो आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, ये दूसरा क्या, मार्जिनलाइज्ड बाय टोलुइड ब्रांच ऑफ जंगेज़ खान डिसेंडेड। अब ये बंदे तो हैं ही हैं, और टोलुइड जो बंदा था, टोलुए जो भी है, ये जंगेज़ खान का डिसेंडेंट था, उसी की फैमिली से था। तो ये भी तो लड़ने के लिए ही थे, ये फालतू में बैठे थोड़ी ना थे। तो इन्होंने इनको तंग करा, इनको साइड कर दिया, और ये आपस में लड़ाई हो रही है, हार गए भाई जो इजिप्टियन फोर्स से। अब इस वजह से इनका ना, टोलुइड जो ब्रांच थी, ये चाइना को और ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट करने में इनका इंटरेस्ट आ गया कि चलो चाइना की तरफ चलते हैं भाई हम तो। फोर्सेज एंड सप्लाईज डाइवर्टेड इनटू हार्टलैंड ऑफ मंगोल डोमिनियन। मतलब अब देखो, जहाँ पे फोर्सेज इनकी जगह जगह जाती थी कैंपेनिंग करने के लिए कि ये जगह हड़पनी है, ये अब इनको फोर्स की ज़रूरत खुद ही के डोमिनियन में पड़ रही है, मंगोल में ही, क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं ये। स्मॉल अंडरस्टाफ्ड फोर्स अगेंस्ट इजिप्टियन मिलिट्री। अब इजिप्ट से लड़ने के लिए जो मिलिट्री है वहाँ पे तो स्मॉल अंडरस्टाफ्ड फोर्स हो गई, क्योंकि मीन आपस में लड़ने के लिए गए हुए हैं लोग, तो हारेंगे ही हारेंगे, इसलिए हार गए। मार्क और ये वेस्ट एक्सपेंशन जो कर रहे थे, वेस्ट साइड पे जो खुद का एम्पायर ये बढ़ा रहे थे, वहाँ पे रुक गए ये, फिर एंड हो गया ये एक्सपेंशन इनका। और सोशल पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी जंगेज़ खान के बाद, देखो ये मैं बता देती हूँ। उसने जो सिस्टम मेंटेन करा ना वैसे ही था, बस थोड़े बहुत चेंजेस थे। अडल्ट मेल्स बोर आर्म्स व्हेन नीडेड। जितने भी बड़े अडल्ट होते थे मेल्स, जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो हथियार उठा लेते थे अपने लड़ने के लिए, मंगोल्स के लिए, मंगोल एम्पायर के लिए। यूनिटी थी, मैं बताई चुकी हूँ, ये आगे भी रही। और अलग अलग नए नए पीपल भी आर्मी में ज्वाइन होते गए जंगेज़ खान के बाद भी। आर्मी को इस तरीके, पहले पता है आर्मी ऑर्गेनाइज थी ओल्ड स्टेपे सिस्टम के हिसाब से, जैसे कि ओल्ड जगहों के हिसाब से जहाँ पे भी बड़ी बड़ी लैंड्स थी, लैंडस्केप थे, और डेसिमल यूनिट्स में लेके चलते थे। 10 सोल्जर्स, 100 सोल्जर्स, 1000 सोल्जर, 10,000 सोल्जर, ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे। और जितनी भी क्लैन और ट्राइब थी एक साथ कोई एग्जिस्ट करती थी, इन्हीं के अंदर आते थे, सोल्जर्स मिक्स से थे। लेकिन ये सिस्टम बाद में चेंज हो गया, जंगेज़ खान ने चेंज करा। मतलब पहले ऐसा सिस्टम चलता था, लेकिन जंगेज़ खान ने इस सिस्टम को रोक दिया और नया सिस्टम वो लेके आया था कि नई मिलिट्री यूनिट्स होंगी। मतलब हम यहाँ पे बात करें, ये वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया ना, जंगेज़ खान से पहले का ही था, जंगेज़ खान ने नया बनाया जिसको बाद में भी फॉलो किया गया। नई मिलिट्री यूनिट्स बनाई इसने, उसके अंदर ये एक इसने रूल कर दिया कि कोई भी बंदा यूनिट्स के अंदर जो भी है, अगर वो बिना परमिशन लिए बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसको हार्श पनिशमेंट मिलेगी। और सबसे बड़ी यूनिट क्या बनाई, एक 10,000 की मैक्सिमम सोल्जर थे एक यूनिट के अंदर, जिसमें वेराइटी ऑफ क्लैंस और ट्राइब्स थी। चोजन कैप्टन्स ऑफ आर्मी यूनिट, और हर यूनिट का एक कैप्टन था जिसको बोलते थे नोयान।
जो रिस्पॉन्सिबल था गवर्नेंस के लिए, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। और जितनी भी ये नई यूनिट्स थी, ये 4 जो बच्चे थे जंगेज़ खान के 4 बेटे थे, उसके अंदर काम करती थी। और ये जो भी मिलिट्री यूनिट थी, ये जंगेज़ खान के लिए लॉयल थे, ये नोयान्स भी कैप्टन्स थे। तो और जो बंदे लॉयल थे जंगेज़ खान को, उनको ना पब्लिकली किस नाम से बोला गया, ब्लड ब्रदर्स। अंडा नाम बोला गया, अंडा, ब्लड ब्रदर्स है भाई, ये तो हमारे खून के रिश्ते वाले भाई, इस नाम से इनको बोला गया। और जो फ्री मैन थे, जो बिल्कुल मतलब ऐसे डायरेक्ट वो नहीं थे उसके अंडर, फ्री थे, उनको बोला गया ये नौकर है हमारे, बॉन्ड्समैन है। हम्बलर रैंक थी मतलब उनकी इससे थोड़ी, ये सब नाम दिए गए थे मतलब उनको। न्यू एरिस्टोक्रेसी डेराइव्ड। अब जो ये नया सिस्टम था, ये इस पे लोग डिपेंड करते थे रिलेशनशिप के, ग्रेट खान से किसका रिलेशनशिप कैसा है, उसको वही पोजीशन मिलेगी उसी हिसाब से, ऐसे सिस्टम चलता था भाई। अब पता है जो 4 उलूज वाला सिस्टम आया, मतलब 4 एरियाज डिवाइड हो गए उसके 4 बच्चों में। एक बच्चा था जो सबसे बड़ा था, जोची। जोची जो था वो, उसने क्या, उसे क्या मिला, उसके अंडर क्या आया, उलूज कौन सा एरिया आया, रशियन स्टेपेस, गोल्डन होर्ड जिसे बोलते हैं। सेकंड सन जो था इसका, शैगथाई, उसको मिला ट्रांसोशियानियन स्टेपे, जिसको आज तुर्किस्तान बोलते हैं आज के टाइम में, वो वाला एरिया इसके अंदर आ गया दूसरे बच्चे के अंडर में। तीसरा सन था ओगोडेई, जिसने क्या इस्टेब्लिश करी, कैपिटल कराकोरम कैपिटल जिसने इस्टेब्लिश करी, इसके अंडर ये वाला उलूज आ गया। उलूज मतलब एरिया उसके अंडर। और यंगेस्ट जो सबसे छोटा था, टुलॉय, मैंने बताया था ना भी, टुलॉय जो था उसको मिली एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ मंगोलिया की, जो दूसरी लैंड्स थी वो मिल गई इसको। मतलब चारों के हिस्से में कुछ कुछ इलूज आ गए, एक एक उलूज चारों के हिस्से में। ऐसे मंगोल एम्पायर बाद में ग्रेट खान के बाद डिवाइड हो गया, पहले तो उसी के अंडर सारा आता था, अब चारों बेटों में बट गया। मिलिट्री कमांडर्स, हर यूनिट में एक मिलिट्री कमांडर था। असेंबली लगती थी सरदार्स की, जितने भी जो सरदार होते हैं ना हर ट्राइब के, चीफटेंस, उनकी असेंबली को बोलते थे कुरिल, क्या लिखा है, कुरिलटेस, ये असेंबली का नाम था। सारे डिसीजन जो होते थे, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो चाहे स्टेट से रिलेटेड हो, आने वाले सीजन्स से रिलेटेड जो डिसीजन लेने हैं, क्या काम कैसा होना है, वो इसी असेंबली में डिसीजंस होते थे। कैंपेन वगैरह कैसे करने हैं, कहाँ पे पस्टर लैंड, किसके पास कितनी रहेगी लैंड, कैसे आगे कोई मर गया तो उसके बाद लैंड किसको जाएगी, ये सारे डिसीजन यहाँ असेंबली में होते थे। कोरियर सिस्टम इतना तगड़ा, इतना अच्छा कोरियर सिस्टम स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था यम। इतने दूर दूर के एरियाज भी कनेक्टेड रहे इस कोरियर सिस्टम की वजह से। स्पीड इतनी अच्छी, रिलायबल इतने ज़्यादा, तो ट्रैवलर्स भी बड़े अट्रैक्ट होते थे, सरप्राइज हो गए थे कि यार कोरियर सिस्टम, इस टाइम पे भी देखो टेक्नोलॉजी नहीं है फिर भी क्या मस्त सिस्टम बना रखा है इन्होंने। ये क्या लिखा है, क्यूबकुर टैक्स। क्यूबकुर टैक्स था, जो लोग देते थे 10% ऑफ हर्ड, जो भी उन्होंने जानवर पाल रखे थे उसका 10th पार्ट ये दे देते थे टैक्स के रूप में, ताकि आगे चल के उनको और फ़ायदा मिले। ये 10% देने के बाद उसको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, तो अपनी मर्ज़ी से दे देते थे ये टैक्स तो वो। और जो लोग थे कॉन्कर्ड पीपल, जिनको हड़पा गया था, जिन पर कब्ज़ा किया गया था, वो लोग ना नए मास्टर से तो कनेक्शन देखो था ही नहीं उनका कुछ, जो भी उनके रूलर बनते थे नए नए, तो भाई क्लोज रिलेशन था नहीं, अफिनिटी कोई थी नहीं इनके बीच में, ऐसे रिलेशनशिप रहती थी एकदम डिस्टेंट वाली फीलिंग। कैसे कोई रख लेगा भाई, कोई सब शुरू से थोड़ी प्यार से राज कर रहा है, तो हड़पे गए हैं। फर्स्ट ऑफ 13th सेंचुरी कैंपेन्स, मतलब जो 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कैंपेनिंग हुई, वहाँ पे सिटीज़ बड़ी डिस्ट्रॉयड हुई कैंपेनिंग के चक्कर में। जब वो सिटीज़ हड़पी तो कैंपेनिंग तो होगी, और कैंपेनिंग पीसफुल तरीके से तो ये करते नहीं थे। तो इस कैंपेनिंग सिटीज़ ख़राब होते होते क्या क्या चीज़ हुई, जितने भी क्लास के लोग वहाँ रहते थे, अलग अलग क्लासेस के, वो भी सफ़र करा उन्होंने। क्लासेस मतलब रिच पुअर या लॉर्ड्स पीजेंट्स, ये वाला डिफरेंस क्लास बोल रही हूँ मैं, वो फर्स्ट टू सेकंड क्लास नहीं। एग्रीकल्चर लैंड थी जो वो वेस्ट हुई कई इन चक्करों में, इकोलॉजी को नुकसान पहुँचा। अंडरग्राउंड कैनल्स बोलते थे, कानाट्स को नाम था उनका, कैनट्स, वो भी मेंटेन ढंग से नहीं हो पाई इस चक्कर में। और मेंटेन नहीं हो पाई तो जो खुरासन पार्ट था खुरासन जगह का, वो कभी रिकवरी नहीं हो पाया। जब सिस्टम ही इतना ख़राब हो रहा है, कहाँ से रिकवर कर लेंगे। ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन भी रुक गई, कहाँ से ट्रेड हो पाएगा जब सिटी बर्बाद हो रही है पूरी, कई लोग मर गए, कुछ बंदी बन गए, एनस्लेव्ड बन गए, बताओ इतना नुकसान तो है ही, आराम से थोड़ा ना कुछ कर रहा था वो एक्सपैंड। वंस द डस्ट फ्रॉम द कैमल, और जब ये शांत हो जाती थी, कैंपेनिंग जीत वीत जाते थे, तो पीस हो जाती थी, शांति हो जाती थी, फिर कॉमर्स और ट्रैवल जो होता था वो बड़ा भाई। सिल्क रूट, जो ये रूट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला रूट चाइना की तरफ जाता हुआ, ये पूरा रूट यहाँ पे कॉमर्स और ट्रैवल बड़ा बढ़ गया। जब शांति का टाइम था तो ट्रेड कनेक्शंस अच्छे हुए, मैच्योर हुए,
यूरोप और चाइना टेरिटरी लिंक्ड हो गए। देखो पहले यूरोप और चाइना में ना कोई लिंक नहीं था, जब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ आया तो एक लिंकेज सी हो गई, ट्रैवलर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, कोरियर हो रहा है, तो टेरिटरीली भी ये लिंक हो गए। दे कंटिन्यूड नॉर्थ इनटू मंगोलिया एंड टू कराकोरम हार्ट ऑफ मंगोल एम्पायर। अब ये कैंपेनिंग और ये ट्रेडिंग कॉमर्स मंगोलिया के नॉर्थ साइड तक गई, कराकोरम तक गई। कराकोरम को बोलते थे हार्ट ऑफ मंगोल एम्पायर। ये देखो कराकोरम जगह है ये। कम्युनिकेशन और ट्रैवल आसानी से होता था उस टाइम, और यही इंपॉर्टेंट भी था, जब भी तो इतने सारे लोग स्टिक टुगेदर होकर रह पाए, एक साथ कोहेरेंटली रह पाए, मतलब जुड़ के रह पाए। मंगोल एम्पायर की यही तो खास बात है, इतने दूर दूर के एरियाज एक साथ रहना, वो भी इतनी डाइवर्सिटी के साथ। और जो ट्रैवलर्स होते थे उनको एक पास दिया जाता था जिसको पर्शियन में पैसा बोलते हैं और मंगोलियन भाषा में जर्ज बोलते हैं, जरेज बोलते हैं जिसको, कि इजीली आपके पास से आप ट्रैवल कर सकते हो। एक बाज टैक्स होता था जो कि ट्रेडर्स जो भी ट्रेडिंग करते थे वो देते थे। और ये सारी चीज़ें एक तरीके से अथॉरिटी जो ग्रेट खान की थी उसको एक्नॉलेज करते हुए ही होती थी कि भाई ग्रेट खान के अंडर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, उनके नाम पे दे रहे हैं, चाहे उनके जो बेटे हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी का नाम तो उसके ग्रेट खान का ही चलता था। पता है ग्रेट खान की जो पावर थी वो उसी की थी, उसी के बलबूते पे इसके बच्चे भी अथॉरिटी इंजॉय कर पा रहे थे। कॉन्ट्रडिक्शन विद इन मंगोल एम्पायर इज थ्रू। अब 13 सेंचुरी के टाइम पे जो आपस में मंगोल एम्पायर में लड़ाइयाँ चल रही थी वो थोड़ी ईज हो गई, शांत हो गई। 1230 में आते आते वॉर हुई जो चिन डायनेस्टी को हड़पने के लिए हुई थी, जो मैंने अभी बताया था नॉर्थ चाइना में, वो भी सक्सेसफुल हो गई। ये देखो कैसे लड़ रहे हैं। अब ना मंगोल्स के अंदर ही ना एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप था। ऐसे होता है ना हर एक उसमें ग्रुप में एक प्रेशर ग्रुप होता है, ग्रुप जो कुछ भी डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करता है, प्रेशर डालता है कि ये डिसीजन ले लो। तो एक प्रेशर ग्रुप था मंगोल्स में ही जो बोलता था कि भाई यार इतने किसान मर रहे हैं, मत मारो, ये गलत हो रहा है, और ये जो इनकी पेस्टल लैंड्स है, ये जो हम जहाँ पे कमाते खाते हैं, इसको मत कन्वर्ट करो, कि गलत बात है। तो ये इसकी एडवोकेट करते थे ये वाले प्रेशर ग्रुप मंगोल्स के अंदर ही, मतलब ऐसे बोलने वाले भी लोग थे, ये गलत हो रहा है, ये मत करो, तरीके से कर लो कुछ। 1270 में साउथ चाइना भी हड़प ली गई सुंग डायनेस्टी को हरा के, जो मैंने अभी बताई थी। जंगेज खान का ग्रैंड सन था कुबिलाई खान, मतलब पोता, जिसने प्रोटेक्ट किया पीजेंट्स को और सिटीज़ को, कि भाई ये किसानों को नुकसान मत पहुँचाओ, और सिटीज़ इतनी डिस्ट्रॉय हो रही है, ये सब मत करो, हमें रखना है इसको, हमारी काम आएगी फिर ये। 1290 में मंगोल रूलर ऑफ ईरान का रूलर था मंगोल एम्पायर का ही गजन खान, जिसे टुलॉय का डिसेंडेंट, जो टुलॉय था ना यंगेस्ट सन ऑफ जंगेज खान, मतलब जंगेज खान का सबसे छोटा बेटा था तुलॉय, उसका भी पोता वोता कुछ होगा ये गजन खान। ये ईरान में रूल कर रहा था। तो इसने ना अपने फैमिली मेम्बर्स को और जो बाकी के जर्नल्स थे उनको बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि वायलेंस मत करो भाई किसानों के साथ, पीजेंट को तंग मत करो। और एक बहुत फेमस स्पीच दी इसने यही बात बताते हुए, इसी पे जोर डालते हुए, जो कि स्पीच किसने बनाई थी, इसके वज़ीर रशीउद्दीन ने लिखी थी और इसने बोली थी वो। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक स्टेबिलिटी तो रही नहीं हो पाई भाई, इसने ये बोल दिया स्टेबिलिटी नहीं रह पाई इस रिजीम में। लेकिन इस और क्या सिस्टम चला उस टाइम पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते थे जो कि रिक्रूट करते थे मंगोल्स ही, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेंगे, जो भी जगह जीत रहे हैं वहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। जंगेज खान की के टाइम से ये सिस्टम चल रहा था एडमिनिस्ट्रेटर्स वाला। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे चाइनीज़ सेक्रेटरीज के इर्द गिर्द घूमते थे ईरान में, और पर्शियंस के इर्द गिर्द घूमते थे जो चाइना में होते थे। तो मतलब सबके इर्द गिर्द घूमते थे, ये ध्यान रखते थे, नज़र रखते थे। और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी सबको साथ में लेकर चलने में, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ये करते थे। और यही लोग वो थे जो रेवेन्यू रेज करते थे अपने मास्टर्स के लिए, जो भी पैसा लेके आते थे, टैक्स का हो चाहे कुछ भी हो, ये लेते थे डायरेक्ट, वो उनको देने तो जाता नहीं था मास्टर्स को लोग, तो ये लेते थे, इकट्ठा करते थे और अपने मास्टर्स को देते थे। इसीलिए मंगोल खान्स भी इसीलिए इनको ट्रस्ट करते थे, जब तो ये काम कर पाते थे। और ये वाला काम करते थे पैसे लेने वाला, तो इसलिए इन्फ्लुएंस भी थी मार्केट में, सोसाइटी में इनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स की। अब 1230 में एक चाइनीज़, अब ये सब चीज़ें तो आपको पता चल गई मंगोल एम्पायर जंगेज खान के टाइम पे कैसा था, उसके बाद कैसा था। अब जो चाइनीज़ मिनिस्टर था एक, ये देखो क्या नाम है अजीब से, ये लू छू साई, म्यूटेड सम ऑफ ओगेडेइज मोर एग्रेसिवली ग्रीडी इंस्टिंक्ट। ओगेडेई था जो इसका जंगेज खान का ही बेटा था, उसकी कुछ ग्रीडी सी बातें थी, सोच थी, उसको म्यूट कर दिया इसने, चाइनीज़ मिनिस्टर ने। ऐसी एक जुवानी फैमिली थी ईरान में, उसने भी सेम चीज़ करी, इसके इंस्टिंक्ट्स को दबा के रखा, मतलब ध्यान नहीं दिया इसकी बातों पे, ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया इसको। अब
13 सेंचुरी के मिडल में एक कॉमन पैट्रिमोनी जो होती थी, मतलब हेरिटेज, जैसे बाप की ज़मीन बेटे को मिल रही है, फिर बेटे की ज़मीन पोते को मिल रही है, मतलब ये जो सिस्टम चलता था हेरिटेज वाला, ये सारे ब्रदर्स मिलके मतलब वो करेंगे रूल किसी जगह पे, ये पहले चलता था। लेकिन बाद में ये टाइम के साथ किस में रिप्लेस हो गया, इंडिविजुअल डायनेस्टी में, कि ये मेरी डायनेस्टी, ये तेरी जगह, ये मेरा साम्राज्य, ये मेरा। मंगोल्स में ऐसे बंटवारा सा हो गया था। जो अभी हमने 4 उलूज की बात करी ना, वही वाला सिस्टम आ गया था। अब ये 4 उलूज हो गए थे सबके अपने अपने उलूज। पहले तो एक ही डायनेस्टी थी ग्रेट खान की, जंगीज खान की, अब इंडिविजुअल डायनेस्टी की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये पता है किस वजह से हुई, कोई लोग बोलते हैं ये जो आपस में लड़े, ये सक्सेशन वार हुई, उसकी वजह से ये हुई। दूसरा, ये कंपटीशन आपस में करते थे। टोलेराइड ब्रांच ने बोला था अपनी हिस्ट्री में भी कि हमें फैमिली में डिसएग्रीमेंट्स होते थे, हमारी ये बात मैच नहीं कर रही, ये बात मैच नहीं करी, हमें अलग से चलेंगे, हम ये चलेंगे वो, तो इसलिए इंडिविजुअल डायनेस्टीज़ क्रिएट हुई। और इन्होंने टोलोई ब्रांच थी जो यंगेस्ट सन के वो टाइम की, इसने जो हिस्ट्री लिखी खुद से, जो प्रोवाइड कराई, उसमें अपने व्यूज़ अच्छे से प्रकट करे कि यहाँ पे भाई हमारी फैमिली डिसएग्रीमेंट होती थी, यहाँ मैं सहमत नहीं था, यहाँ हम सहमति नहीं हो पाती थी, तो ये सब चीज़ें इसने बताई बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में। और लॉन्गेस्ट परसिस्टेड ट्रेडिशन, और इसी इंडिविजुअल डायनेस्टी में जो सबसे ज़्यादा नोमैड्स का ट्रेडिशन लंबा चला, वो चला चागाटाई, जो इसका सेकंड सन था उसका, और रशिया में जो था गोल्डन होर्ड जो फर्स्ट सन को मिला था, उनके वहाँ के ट्रेडिशन लंबे चले। कनेक्शंस विद मेमोरी, अब जब ये इतनी अलग अलग डायनेस्टी हो गई तो अपनी पास्ट फैमिली के साथ कनेक्शन भी इनके थोड़े थोड़े चेंज हो गए। और ये बोला कि किसी ने कि जो चाइना और ईरान का कंट्रोल करा इन्होंने, और लार्ज नंबर ऑफ लिटरेरी आ गए हैं जो पढ़े लिखे लोग, उसकी वजह से, चाइना और ईरान की वजह से, उसका भी ये एक नतीजा है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट मंगोल्स कैसे लग रहे हैं, खतरनाक कितने थे, ये देखो बोली सी सूरत लग रही है इसमें, तो है खतरनाक। लेट 13th सेंचुरी, जब 13th सेंचुरी के एंड में आके, अब ये तो हो गया भाई मंगोल एम्पायर ख़त्म बिल्कुल ही। अब पर्शियन क्रॉनिकल जो बाद में लिखे गए, इस पर कईयों ने, ये पर्शियन क्रॉनिकल लिखा गया है ईरान में, इसने ना जो ग्रेट खान ने लोगों को मारा उसके बारे में बताया, लेकिन कई चीज़ ना एग्जैजरेट कर दी, बढ़ा चढ़ा के बता दी, किलिंग्स के कितने बंदे मरे होंगे, 400 बता दिए, कई ज़्यादा 30,000। ऐसी जंगीज़ खान की लीगेसी को किसी ने देखा इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन जो उसके डिसेंडेंट से बाद में उसके बेटे बेटे हुए, वो उस तरीके से हीरो वाली पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाया अपने ऑडियंस की नज़रों में, जैसे वो जंगीज़ खान की मेंटेन्ड थी। ऐसे ही एक डेविड एंसन रिसर्चर था जिसने यासा पे रिसर्च करी। यासा क्या था, लॉ था, डिक्री थी, ऑर्डर था, जिसको बोलते थे यासा। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस कैसे होती थी, कैसे ऑर्गेनाइज थी आर्मी, पोस्टल सिस्टम कैसा था, बड़ा ही फेमस जो था, और हंट कैसे होता था, शिकार विकार, उसके बारे में इसने रिसर्च करी। और इसने यासा के बारे में ये चीज़ बताई कि जो मतलब ये यासा था, पहले तो उसको मानते थे, जो इनकी असेंबली थी ना, ये वाली क्रुएल्टाई असेंबली 1206 में जो बनी थी, उसमें जो भी लॉज बनते थे उसे यासा बोलते थे। लेकिन बाद में यासा टर्म को नॉर्मली जर्नली भी यूज़ करे जाने लगा। किस तरीके से यूज़ करे जाने लगा कि ये लीगल कोड है जंगीज़ खान का, कि ये लीगल कोड है, इस तरीके से काम करना है। नॉर्मल जर्नल टर्म भी हो गई थी। पहले तो पर्टिकुलर ये जो लॉ बन रहे थे कुरल्टाई असेंबली में, उससे बोला जाता था, बाद में जर्नली भी यूज़ करे जाने लग गया। कब जर्नली यूज़ करे जाने लग गया, मिडल ऑफ 13th सेंचुरी में। अब 13th सेंचुरी के मिडल में मंगोल्स जो थे ऐसे दिखने लगे लोगों में कि यूनिटी वाले पीपल, एक लार्जेस्ट एम्पायर इन्होंने बना दिया था, इतना बड़ा जो वर्ल्ड में कभी किसी ने ना देखा हो। अब मंगोल्स को लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। अब इन्होंने डिफरेंट सोसाइटी को रूल किया, अलग अलग हिस्ट्रीज थी जिसकी, कल्चर थे, लॉज थे, सोफेस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटीज़ को भी रूल किया। जबकि ये नंबर्स में कम थे मंगोल्स, लेकिन फिर भी इन्होंने पॉलिटिकल डोमिनेशन मेंटेन करके रखी, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखा, अपने कल्चर को, अपने सीक्रेट लॉ या जो भी हमने बात करी लॉज की, उसकी हेल्प से ये इस्टेब्लिश कर पाए, जो कि कौन देके गया था इनको, इनका एंसेस्टर ग्रेट खान जंगीज़ खान, जिसकी वजह से आगे तक लंबा चला पाए अपना एम्पायर। और कुछ लॉ गिवर थे मोसेस एंड सोलोमन नाम के बंदी, जिन्होंने अच्छे अच्छे कोड, अथॉरिटेटिव कोड लिखे, जो अपने ये मंगोल्स ने हेल्प ली, जिनकी अपने कामों में उसको यूज़ किया अपने अकॉर्डिंग। यासा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा मंगोल की यूनिवर्सली डोमिनियन मेंटेन करने में। इतने जब लॉज ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या इतना बड़ा एम्पायर टिक पाएगा। लॉज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो तरीके से काम हो पाए। तो कंक्लूजन क्या निकला आज के टाइम में, अगर हम देखें, जंगीज़ खान को कुछ लोग तो देखते हैं बेकार, कुछ लोग थोड़ा ही अच्छाइयाँ भी उसकी देख लेते हैं। अब में जंगीज़ खान की आज के टाइम में देखें तो एक कॉन्करर जो सब जगह को जीत लेता है, एक डिस्ट्रॉयर जो तहस नहस कर देता है, लोगों को मारने वाला,
लेकिन ग्रेटेस्ट लीडर के तौर पे देखते हैं। 13वीं सेंचुरी के जो रेसिडेंट थे, जो चाइना में रहते थे, ईरान में, ईस्ट यूरोप में, वो देखते थे होड्स को। होड्स क्या होते हैं? जो रोमैंटिक ट्राइब्स होती है, उसको पता है किस नज़र से देखते थे? डर के नज़रिए से, डिस्टेस्ट के, नहीं नहीं गलत लोग हैं, बेकार है भैया ये तो, ऐसे नज़रिया हो गया था नोमैड्स के लिए लोगों का। लेकिन कुछ लोग जंगीज़ खान को देखते हैं लीडर ऑफ ऑल टाइम, आज तक का सबसे बढ़िया लीडर, जिसने सारे मंगोल पीपल को यूनाइट करके रखा और ट्राइबल वार्स आपस में जो लड़ाई होती है उससे बचा के रखा, ताकि आपस में ही लड़ते अलग अलग ट्राइब्स और उनको साथ में लेके चले। देखो चाइनीज़ इनको परेशान करते, एक्सप्लॉइट करते, उससे बचाया। और प्रॉस्पेरिटी लेकर आया, ऐसे नहीं भुखमरी मच रही है, खाना पीना नहीं हो पा रहा ढंग से, प्रॉस्पेरिटी लेकर आया। रिस्टोर किए ट्रेड रूट्स जितने भी थे, लिंक करा इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंट जगहों को आपस में, ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया, जैसे कि मार्को पोलो एक बहुत फेमस ट्रैवलर था, वो भी आया यहाँ पे। मंगोल्स ने कभी भी अपने आपस के बिलीव, देखो इतने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब थी, सबके बिलीव्स अलग थे, कभी भी उसको पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट नहीं होने दिया, अपने पर्सनल बिलीव से यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकर चले पूरे अच्छी तरीके से। मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस रिजिम होने के बाद भी इन्होंने अपना जो प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसको खतरे में नहीं आने दिया, इतने डिफरेंट व्यूज़ होने के बाद भी। और ये एक तरीके से वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन है ना, एक मॉडल है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भी साथ में लेके चलना है। लोग देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं इस एम्पायर से। और 14वीं सेंचुरी के टाइम पे ना एक राजा था तिमूर, ये अपने आप को राजा डिक्लेयर नहीं कर पा रहा था इस वजह से सिर्फ कि ये तो जंगीज़ खान की फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता। देखो कितना डर है भाई उसके मरने के बाद भी। लेकिन फिर बाद में ना इसने जंगीज़ खान की फैमिली की किसी लड़की से शादी कर ली और अपने आप को फिर बाद में किंग डिक्लेयर कर दिया एज अ सन इन लॉ ऑफ जंगीज़ खान फैमिली। ये भी चाहता था यूनिवर्सली डोमिनियन अपनी मेंटेन करना, फैलाना। एट प्रेजेंट और आज के टाइम में अगर देखें, इतने डिकेड्स के बाद जब सोवियत यूनियन का कंट्रोल आ गया इन सारी एरियाज पे, अब मंगोलिया जो कंट्री अभी भी ट्राई कर रही है अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए कि इंडिपेंडेंट नेशन है ये एक। और जंगीज़ खान को एक आइकॉनिक फिगर के नाम माना जाता है मंगोल्स के द्वारा, मतलब वैसे देखते हैं, लुक अपॉन करते हैं इसको कि ये ग्रेट नेशनल आइडेंटिटी है जो हमें मंगोल एम्पायर को, मंगोल नेशन को आगे चलने में हेल्प करेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन अ मैं मानसी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर नोमैडिक एम्पायर। नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।